हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाउटनेट। आई एम योगेश चंद्र शुक्ला, योर बायोलॉजी फैकल्टी। आप लोगों का बहुत स्वागत है आज के सेशन पे। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत सुरक्षित होंगे। और अब हम स्टार्ट करते हैं एक नया कॉन्सेप्ट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ की, इम्यूनिटी के और भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट के बारे में। इनके ऊपर में हमेशा बोर्ड एंड नीट कहीं पर भी हो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, इसलिए बहुत कॉन्सेप्चुअली बहुत सारे बेसिक्स को आप अपने दिमाग में बिल्कुल आसान भाषा में दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि कई बार हम इसे बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलना चाहिए, ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में हम बेसिक कॉन्सेप्ट को ही भूल जाते हैं और हमारा पूरा बेसिक इसमें से खत्म हो जाता है। तो इसलिए भाई साहब पहले बहुत ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बताया था। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब यार जो एंटीजेंस हमारी बॉडी में आया, हमने उससे लड़ा, उसके बाद मेमोरी बनाई, और मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है उसका मेमोरी है। जब भी कोई एंटीजेंस हमारी बॉडी में फर्स्ट टाइम आता है उसे हम प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं, जब सेकेंड टाइम आता है उसे सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहते हैं। प्राइमरी रिस्पॉन्स हमेशा स्लो होता है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स हमेशा बहुत फास्ट रैपिड होता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का जब भी रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में जनरेट होता है तो ये रिस्पॉन्स हमेशा बी सेल एंड टी सेल के थ्रू होता है। तो जो बी सेल है वो एंटीबॉडी बनाती है और मेमोरी बनाती है, और इसकी हेल्प करता है टी एच सेल। टी सेल के कुछ और पार्ट भी हैं जो डायरेक्टली कभी किल करने के लिए भी जाने जाते हैं। इसमें से एक टी साइटोटॉक्सिक सेल होता है, जिसे हम नेचुरल किलर सेल भी कह सकते हैं दूसरे भाषा में। और उसके अलावा एक और सेल होती है जिसका नाम है टी सप्रेसर सेल, जो हमारी इम्यूनिटी को ही सप्रेस कर देता है, रिप्रेस कर देता है, ताकि हमारी इम्यूनिटी हर बार ज़्यादा काम करे। ज़रूरी नहीं है, कभी कभी काम ना करना भी आवश्यक होता है। तो इस तरीके से हमारे लिए इस इंपॉर्टेंस और इसकी बिहेवियर हमने समझ लिया। अब हम जो अगले पार्ट में आएंगे तो उससे पहले आप मुझे एक क्वेश्चन का बेहतरीन सा आंसर दे दीजिएगा कि भाई साहब हमारे पास में एक ऑप्शन है, मान लेते हैं जैसे मैंने आपसे पूछा कि जो एक एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी में हाउ मैनी चेन्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो पॉलीन के पास में चेन होती है, कितने चेन होती है भाई, हाउ मैनी चेन्स। एंड चेन्स का पहला क्वेश्चन आ गया, और उसको क्या कहते हैं, मतलब कितनी चेन्स होते हैं, और उसका आप फॉर्मूला बताएंगे। ठीक है, फॉर्मूला बताएंगे। इनके बीच में कौन कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है ये बताएंगे। 3 क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा कि भैया एंटीबॉडीज़ हमने बनाई, एंटीबॉडीज़ की चेन कितनी चेन होती हैं, हाउ में एंटीबॉडीज़ में फॉर्मूला क्या होता है एंटीबॉडीज़ का, और एंटीबॉडीज़ जो है हमारे पास में बॉन्ड कितने टाइप के बनाते हैं। तो देखो यार, अगर हम एंटीबॉडी के बारे में बात करने की सोचें कि कल लास्ट क्लास में हमने एंटीबॉडीज़ के बारे में बात की थी, आज थोड़ा सा और एंटीबॉडी के बारे में बता देते हैं कि हमारे पास जो एंटीबॉडी है वो कितने टाइप की होती है। तो एंटीबॉडी के वैसे बेटा 5 टाइप्स हैं। ठीक है, जनरली हम बनाते हैं 5 टाइप्स का। तो इसका एक ट्रिक बनता है GAME, और ये बन जाता है डी, गेम डी इसे अपन कहते हैं। ठीक है, गेम डी इसका ट्रिक है। ये बेसिक पार्ट है, एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा बताता हूँ। सबसे ज़्यादा पार्ट जो 60 to 65% पार्ट जो है ना, मतलब 60-65 नहीं, इससे ज़्यादा मतलब परसेंट पार्ट में यहाँ पर मोस्ट अबेंडेंट सबसे ज़्यादा जो होता है यही रहेगा। इसके बाद ए, उसके बाद एम, उसके बाद ई, इसके बाद डी। आईजीजी के बारे में कहा जाता है कि भैया ये प्लासेंटा के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। तो मैंने यहाँ पर हल्का सा शॉर्टकट रख लेना कि प्लासेंटा के थ्रू ट्रांसफ़र होगा, इसलिए मैंने प्लासेंटा लिख दिया है। आईजीए बेटा प्रेजेंट होती है कोलेस्ट्रम, फर्स्ट मिल्क में प्रेजेंट होती है, इसलिए कोलेस्ट्रम है। ठीक है, आईजीएम के बारे में बस आप इतना याद रख सकते हैं, ये पार्ट हो गया प्लासेंटा, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम। आईजीई के बारे में याद रखना कि मतलब ये एलर्जी के लिए जिम्मेदार होती है। सो ड्यूरिंग एलर्जी, जब आपको एलर्जी होगी तो आपके लिए आईजीई सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होती है। मोस्ट अबेंडेंट आईजीजी है, फिर आईजीए, आईजीएम, फिर आईजीई और आईजीडी। तो बेसिक बातें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है कि जो एंटीबॉडीज़ होती हैं बेटा, ठीक है, तो हमारे पास एंटीबॉडीज़ हमारे पास हैं, और इन एंटीबॉडीज़ में 5 एंटीबॉडीज़ होती है, जिसमें मोस्ट अबेंडेंट आईजीजी है। सबसे ज़्यादा परसेंट इसी के होते हैं, 90 to 95% है, लगभग 5% के आसपास, 1 to 5% के आसपास आईजीए होता है। 0.15% के आसपास आईजीएम, उससे भी कम 0.01% के आसपास आईजीई, और उसके बाद आईजीडी। आईजीडी का कोई खास फंक्शन नहीं पता, पर बाकियों के फंक्शन हमको पता है। जैसे आईजीजी जो है ना, एंटी-आरएच रिएक्शन करने में भी हेल्प करती है। एंटी-आरएच रिएक्शन करने का मतलब ये होता है, देखो भैया, पहली बात तो माँ से प्लासेंटा के थ्रू जा रही है, पहला पॉइंट है ना, ये इसका काम है। दूसरा, एंटी-आरएच का मतलब है कि मान लो आपका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है और किसी का बी नेगेटिव है, तो अगर आपका बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव को डाल दिया जाएगा तो रिएक्शन होता है ना, मारा पीटी चल हो जाएगी ना उनके बीच में, तो वो जो लड़ाई होगी वो आईजीजी की वजह से होती है। आईजीएम की वजह से याद रखना, आईजीएम जो है ना वो एबीओ ग्रुपिंग के लिए जाना जाता है।
एबीओ ग्रुपिंग के लिए जाना जाता है। तो अब ये शॉर्टकट मैंने जो हल्का हल्का लिख दिया है ये आपके सिर्फ नॉलेज के लिए है, आप इसे याद रखना। एबीओ ग्रुपिंग का मतलब कि आपका ब्लड ग्रुप ए है और आप ब्लड ग्रुप बी को ले लिए, तो भाई उनके बीच में भी फिर वहां पर युद्ध शुरू हो जाएगा। तो ये युद्ध जो शुरू होगा उस समय जो एंटीबॉडी मारने के लिए यूज की जाएगी उसका नाम है आईजीएम। एंटीबॉडी मीन्स व्हाट? एंटीबॉडीज मीन्स यार हमारे जो क्या बोलना चाहिए, वेपन्स हैं, मतलब मारने के लिए। कौन सा वेपन किसके लिए यूज किया जाएगा, यही सबसे बड़ी चीज है। तो मान लो माँ के थ्रू जो वेपन दिया जाता है बच्चे को प्लासेंटा के थ्रू, वो आईजीजी है। कोलोस्ट्रम के थ्रू जो दिया जाता है वो आईजीए है। एलर्जी के दौरान जो वेपन्स यूज किया जाता है वो आईजीई है। ठीक है, आपका आरएच ब्लड ग्रुप अगर मैच नहीं कर रहा है तो जो वेपन यूज किया जाएगा आईजीजी है। अगर आपका एबीओ ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा है तो आईजीएम है। अगर आपकी बॉडी में कोई एंटीजेंस वगैरह आ गए हैं ज्यादा, जो भी एंटीजेंस, बैक्टीरिया, ठीक है, आपके पास मान लेते हैं बैक्टीरिया आ गया है, आपके पास में फंगस आ गया है, आपके पास में वायरस आ गया है, तो सबसे ज्यादा कौन मारने का काम करेगा? आईजीजी। तो मोस्ट अबेंडेंट जो है वो आईजीजी है और आईजीजी ही सबसे ज्यादा हेल्प करती है। इस तरीके से हमने एंटीबॉडीज के थ्रू जो रिएक्शंस होने चाहिए वो रिएक्शंस हमने देख लिए कि इस तरीके से भाई साहब कोई भी केमिकल, कोई भी एंटीजन जो हमारे शरीर से अलग है, हमारे शरीर में आता है, तो अलग अलग वेपन्स अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। एलर्जी के लिए अलग काम है ना, और बाकी सबके लिए अलग अलग सबका बटा हुआ काम है। अब हम आते हैं अगले पार्ट में। एंटीजेंस हमारे शरीर में आ जाता है, लेकिन आने के बाद हम उसको दो तरीके से रिएक्ट करवाते हैं। तो कुछ अलग अलग प्रकार की सेल्स उसको रिएक्ट करती हैं, कोई उसको पहचानने में हेल्प करता है, कोई उसको मारने में हेल्प करता है। ऐसा करके हमारे पास इम्यूनिटी अलग अलग टाइप की होती है। तो जितने टाइप की सेल हैं उतने टाइप का इम्यूनिटी होता है। यहां पर भी एक टाइप आता है और उस टाइप को बहुत शांति तरीके से समझना है, ध्यान सुनो समझ में आएगा। देखो यार, कोई एंटीजेंस हमारे शरीर में आया तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अगर वो हमारे ब्लड तक पहुंच गया तो ब्लड में हमारे पास बी सेल है, ब्लड में हमारे पास बी सेल है और बी सेल उसको किल करे, मारे, डिस्ट्रॉय करे, कुछ भी करे, वो जो इम्यूनिटी है वो ब्लड में प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई उसका हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। ह्यूमोरल इम्यूनिटी बेस्ड ऑन बी सेल, और ये ब्लड में काम करेगी। दूसरी सेल आती है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी सीएमआई, ये टी सेल बेस्ड होता है और इसका बेसिक काम ये होता है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ को पता लगाना। मैं जितनी आसानी से आपको बता रहा हूं पहले उतना सुन लो, फिर मैं एनसीईआरटी का हाईलाइट तो करा ही दूंगा। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का मतलब होता है सेल बेस्ड इम्यूनिटी, और कौन सी सेल? टी सेल। T8 सेल का काम ये होता है कि भैया कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में आए तो वो हमारी बॉडी से मिलता जुलता है कि वो अलग है। अगर कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी से मिलता जुलता है, अगर कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी से मिलता जुलता है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि आ जाओ भैया स्वागत है तुम्हारा। पर अगर वो हमारी बॉडी से तनिक भी इधर का उधर होता है तो हम उसे एक्सेप्ट करने नहीं देते हैं, हम उसे डिनाई कर देते हैं कि नहीं चाहिए हमको ये, और फिर हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं, ग्राफ्टिंग रिजेक्ट कर देते हैं। ये होता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी से। आपने देखा होगा कि जनरली आपको पता है 95% जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं वो फेल हो जाते हैं। रीजन इसके पीछे ये है भाई कि जो हमारे पास मटेरियल है, हमारी बॉडी का मटेरियल सिर्फ अपनी बॉडी को ही समझता है, दूसरों की बॉडी नहीं जानता है। ब्लड ग्रुप मैच कर जाए, कुछ भी मैच कर जाए, पर पूरी बॉडी कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो मैच नहीं करेगा, तो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये दो टाइप की इम्यूनिटी हमारे पास में है, ये आसानी से समझते हैं। तो बिकॉज ऑफ दीज एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है ये हमारी ब्लड में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चे? ब्लड में प्रेजेंट होता है। इस रिस्पॉन्स को हम ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स भी कहते हैं। ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स पूरी तरह से याद रखना बी सेल बेस्ड होता है, बी सेल बेस्ड। ये नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा कई बार कि भैया ह्यूमरल रिस्पॉन्स की बेसिक क्या है, तो आप हमेशा याद रखना बेस जो है किस बात पे पूरी तरह से बेस्ड है, बी सेल पे। रिएक्शन कौन करेगा? बी सेल करेगा। ये नहीं लिखा रहता है एनसीईआरटी में, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द टू टाइप ऑफ अवर एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। हमारी बॉडी में दो प्रकार के रिस्पॉन्स हैं, एक इसे अपन एंटीबॉडी मेडिएटेड कहेंगे, इसमें एंटीबॉडी काम करेगी। एंटीबॉडी मेडिएटेड हम इसे पहला पार्ट कहेंगे, बी सेल जो है। सेकेंड पार्ट का जो रिस्पॉन्स है उसे हम सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। CMI बहुत इंपॉर्टेंट है। CMI किस बात पे बेस्ड है? टी सेल पर बेस्ड है। बहुत ज्यादा स्पेशल है ये। इसका स्पेशलिटी इस बात पे है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ पे, जो अपना है वो आएगा, जो अपना नहीं है वो नहीं आएगा। इस चक्कर में कभी भी कोई बॉडी अगर ग्राफ्ट रिजेक्शन वो करती है, मतलब ट्रांसप्लांट करती है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करती है, तो आपके शरीर में दूसरों का ऑर्गन नहीं एक्सेप्ट हो पाता, इसकी वजह CMI है।
और जब हमें ट्रांसपोर्ट करना हो या ट्रांसप्लांट करना हो, किसी को हार्ट लगाना हो, किसी को किडनी लगाना हो, किसी को कुछ भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना हो, तो हम सबसे पहले इस रिस्पॉन्स को दबा देते हैं, CMI को हम दबा देते हैं। मतलब इसको साइक्लोस्पोरिन ए, बहुत सारे केमिकल इसके पास में आते हैं जिससे हम इन्हें दबा देते हैं। तो भैया CMI जो है वो क्या है, टी लिम्फोसाइट मेडिएटेड है, टी लिम्फोसाइट मेडिएटेड है पूरी तरह से। वेरी ऑप्शन वे सम ह्यूमन ऑर्गन्स लाइक हार्ट, आईज, लीवर, किडनी फेल टू फंक्शन सेटिस्फैक्टरली, अच्छे से नहीं काम कर पा रहा है। सो ट्रांसप्लांटेशन करना रेमेडी है, ओनली रेमेडी है। तो पेशेंट्स टू लाइव है नॉर्मल लाइफ, तो उसकी लाइफ के लिए हमें ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। अब ट्रांसप्लांट करना पड़ता है तो फाइंड अ सुटेबल डोनर को हम ढूंढने पड़ते हैं। तो क्या ऑर्गन जो है वो अगर उनके पास में जस्ट फॉर एंटीबॉडी डॉक्टर्स चेक किए जाते हैं, ग्राफ्ट किए जाते हैं, सब कुछ किए जाते हैं, पर फिर भी हम अगर सब एनिमल्स को देखे जाएं तो तब भी सब कुछ जो है वो वहां पर वो ग्राफ्ट जो है ना वुड बी रिजेक्टेड सूनर और लेटर। धीरे धीरे कभी ना कभी वो जो ग्राफ्ट है और वो जो भी ऑर्गन्स आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं वो रिजेक्ट हो जाता है। टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग आर एसेंशियल बिफोर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट, है ना। मतलब हमने उसका ब्लड ग्रुप मैच कर लिया, टिश्यू मैच कर लिया, पर इवन आफ्टर दिस, उसके बाद भी पेशेंट्स हैज टू टेक, उन सब के बाद भी हमने ब्लड को भी मैच कर दिया, सब कुछ मैच कर दिया, फिर भी पेशेंट को हमें जो है ना इम्यूनोसप्रेसेंट देना पड़ता है। इम्यूनोसप्रेसेंट देना होता है ऑल हिज लाइफ, पूरी लाइफ तक उस इंसान को जिसको ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया है उसे इम्यूनोसप्रेसर दिया जाता है, क्योंकि भाई कभी ना कभी आपकी बॉडी उसे पहचान लेगी कि भाई ये जो है हमारा अपना नहीं है, और वो उसके अगेंस्ट रिएक्शन करने लग जाएगी, और जब वो उसके अगेंस्ट रिएक्शन करने लग जाएगी दिक्कत होगी। समझ रहे हैं बात को। तो उसके अगेंस्ट जो प्रॉब्लम होगी उससे बचने के लिए हमें ये चीज बहुत जरूरी है। द बॉडी इज एबल टू डिफरेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, ठीक है, एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन। ये नीट का बहुत सिंपल सा प्रश्न है, आप इसे ध्यान पे रखिएगा, क्वेश्चन दिमाग में बैठे रहने चाहिए बॉस, कि यार ग्राफ्ट रिजेक्शन कौन करता है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, टी सेल करता है, क्योंकि इसका बिहेवियर यही है कि सेल्फ एंड नॉन सेल्फ को बनाए रखना। अगर आप इसे बनाए रखना चाहते हो तो टी सेल को सप्रेस करके रखो, उनकी जो इम्यूनिटी है उसको सप्रेस करके रखो, ताकि बॉडी यार पहचान ही ना पाए, ठीक है, कि कौन अपना है कौन पराया है, उसकी याददाश्त ही चली जाए कि कैसे पहचाना जाता है। इस तरीके से तुम एक्वायर्ड इम्यूनिटी के थ्रू और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के थ्रू अपनी बॉडी को ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकते हो। पर ये तो पक्की बात है यार, तुम अपनी इम्यूनिटी को सप्रेस करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी इम्यूनिटी वैसे ही खत्म हो जाएगी। तुम जिस दिन ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो जाता है उस दिन ये मान लिया जाता है कि बस आज के बाद ये 2-4 साल बहुत जिंदा रह ले तो रह ले, अदरवाइज मरना निश्चित है, ठीक है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट इतना महंगा होता भी है, और उस दिन के बाद मतलब आदमी अगर जिंदा रहने के लिमिट आ जाती है उसके बाद क्या भी ये इतने दिन ही जिंदा रहेगा, इससे ज्यादा जिंदा रहने की इसकी अब क्षमता नहीं रह जाती है। ओके बॉस, पक्की बात, समझ गए। इम्यूनिटी का ये एक और पार्ट हमें समझ में आ गया, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ह्यूमरल रिस्पॉन्स, ह्यूमरल इम्यूनिटी, ये बात भी हमारे बच्चों को समझ में है। एक और सबसे शानदार जबरदस्त पार्ट, वैसे तो दिमाग में 2 मिनट में ही बैठ जाता है, पर कई बार दिमाग में हमेशा चलता रहता है, इसको मैं फ्लो चार्ट बना के बताता हूं। अगर मैं इम्यूनिटी की बात करूं बेटा, तो हमारे पास जो इम्यूनिटी है उस इम्यूनिटी की अच्छी खासी कुछ क्लासिफिकेशन हम करते हैं 2 टाइप में। इम्यूनिटी आपकी बॉडी में कैसे आती है, मतलब कोई भी इम्यूनिटी जब भी आती है तो कैसे आती है, क्या क्या तरीके से आपकी बॉडी इम्यून हो सकती है। क्या जरूरी है हर बार हम एंटीजन से लड़ें फिर अब कुछ नुकसान हो और हम मरें, जरूरी नहीं है। तो हम इसको 2 टाइप में बांट करते हैं बेटा, एक का नाम आता है पैसिव इम्यूनिटी और एक का नाम होता है एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी। अब इन दोनों को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि यार एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, और दूसरा पार्ट आता है कि पैसिव इम्यूनिटी क्या है। मैं एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में बताता हूं, अपने आप समझ में आएगा कि यहां पर हमारे पास जो भी एंटीजन होती है, एंटीजन का इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन का मतलब ये है भाई पॉसिबल होगा, ठीक है, पॉसिबल का मतलब पॉसिबल तो है ही, और मतलब एकदम फिक्स है कि एंटीजन इंटरेक्शन होगा ही होगा। पॉसिबल बस नहीं लिखते, प्रेजेंट लिख सकते हैं कि भैया यहां पर होगा, ठीक है। सो यहां पर डन होगा, यहां पर डन प्रेजेंट होगा, यहां पर याद रखना एंटीजन का इंटरेक्शन, मतलब जो भी एंटीजन होगा आपका, जो भी एंटीजन है वो आपकी बॉडी में आया, आप उससे लड़ने के बाद आपने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाई, खुद से बनाई है, तो आप एक्टिव इम्यूनिटी कहोगे क्योंकि आपने खुद बनाई है।
पैसिव इम्यूनिटी की बाद में बात करें तो इसके बारे में बात करते हैं कि पैसिव इम्यूनिटी जो है भैया, यहां पर एंटीजन इंटरेक्शन नहीं होता, यहां पर जो एंटीजन इंटरेक्शन है वो एब्सेंट है, एंटीजन आता ही नहीं है, इसमें आना ही नहीं है। अब एंटीजन इंटरेक्शन आ ही नहीं रहा है तो कैसे इम्यूनिटी बन रही है? तो आप इसे कह सकते हैं बॉस रेडीमेड इम्यूनिटी। यहां पर सब कुछ बना बनाया आपको मिल जाएगा कि चलो भाई ठीक है, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको बना बनाया दे दो, हम बना बनाया रख लेंगे, रेडीमेड इम्यूनिटी। अब जैसे अपन देखते हैं एक्टिव इम्यूनिटी के भी दो पार्ट, मतलब सीधी सी बात समझ में ना, एक्टिव क्यों? क्योंकि एंटीजन आया था, हम लड़े हैं उससे, जहां हम खुद लड़े, हमने खुद एंटीबॉडी बनाई। और पैसिव क्यों? क्योंकि हम वो रेडीमेड हमको मिल गया है, बना बनाया मिल गया। अब एक्टिव इम्यूनिटी के दो पार्ट है बच्चे, कि एंटीजन आया हमारे शरीर में तो दो टाइप का आया, एक आया है नेचुरल, हमारी बॉडी में आया भी तो दो टाइप का आया, एक आया नेचुरल और दूसरा आया आर्टिफिशियल। दोनों से हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बनती है जरूर, ये बात याद रखना। अब नेचुरल का मतलब होता है, जैसे मैं एकदम शॉर्टकट एग्जांपल पे यहां पे लिख देता हूं कि बॉस हमारे पास चिकन पॉक्स हुआ, जस्ट एग्जांपल के लिए आपको चिकन पॉक्स जब होता है तो क्या आपकी बॉडी पे दोबारा चिकन पॉक्स होने के चांसेस हैं क्या? चिकन पॉक्स इन्फेक्शन, आप इसे याद रख सकते हैं कि चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन होता है तो जब पहली बार आपको चिकन पॉक्स होता है, आपके शरीर में दाने 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 आ जाते हैं, चेचक हो जाता है, दाने दाने आते हैं, फीवर आता है, सब कुछ होता है। फर्स्ट टाइम आपको बड़ा नुकसान होता है, लेकिन उसका उपाय भी यह है कि माना यह जाता है कि एक बार अगर आपको चिकन पॉक्स हो गया तो दोबारा चिकन पॉक्स होने के चांसेस नहीं है। रीजन, पहली बार चिकन पॉक्स का वायरस हमारी बॉडी में एंटर किया, हम उससे लड़े, लड़ने के बाद उसको मारा, मारने के बाद थोड़ा समय लगा, थोड़ा टाइम लिया उसने, तब तक फीवर हो गया, हमको दाने दाने आ गए, लेकिन कुछ दिनों के बाद जैसे हमारी बॉडी उसको समझ गई, उसको मार दी, एंटीबॉडी बना ना, इम्यूनिटी आई कि नहीं आई। और दोबारा माना यह जाता है कि किसी एक इंसान को अगर एक बार हो गया चिकन पॉक्स तो दोबारा होने के चांसेस नहीं के बराबर होते हैं। हालांकि कुछ लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है तो उनको हो जाता है, पर ज्यादातर इम्यूनिटी मजबूत अगर है लोगों की तो वो दोबारा चिकन पॉक्स नहीं होगा। तो सोचो यार, ये भी इम्यूनिटी ही है ना, अच्छी बात है, एक बार लड़ा तो लड़ा कोई बात नहीं, लेकिन एक बार हो गया तो यार दोबारा नहीं होगा ना जीवन भर, तो ये पहली बात हो गई। आर्टिफिशियल की बात करें कि आर्टिफिशियल वैक्सीनेशन एक्टिव इम्यूनिटी कैसे आता है। आर्टिफिशियल आता है, जैसे आपने सुना होगा बेटा वैक्सीनेशन। अब वैक्सीनेशन एग्जांपल आपको मैं अभी हल्का सा बताता हूं, आगे डिटेल करूंगा। बेटा असल में वैक्सीनेशन में क्या होता है पता है? टीका जो लगाते हैं वैक्सीनेशन, आप सबने सुना भी होगा। इसमें क्या करते हैं, एंटीजेंस को लाइव या एटीन्यूटेड, अधमरा, इनएक्टिव, डेथ, किसी भी फॉर्म में अपनी बॉडी में डालते हैं। जब अपनी बॉडी में हम ये डालते हैं, लाइव हो गया, एटीन्यूटेड हो गया, कमजोर है, अधमरा है, तो वो एंटीजन हमारी बॉडी में प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा, लेकिन हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, हम उसको पहचानेंगे कि इसका सेल वॉल कैसा है, कैसे मारा जाए इसको, और मारने के लिए हम सीख लेते हैं कि भैया इसको ऐसे मारा जाता है, इसको ऐसे मारा जाता है। और फिर सीखने के बाद जब हम उसको जान लेंगे कि इसको ऐसा मारा जाता है, तो जब वो ओरिजिनली एक्टिव फॉर्म में, अच्छे फॉर्म में आएगा तो हम उसको पहले मार देंगे। सो वैक्सीनेशन असल में वही चीज है भाई कि वो कुछ चीजों की थोड़ी सी चखा देना कि यार पहले से चख के देख कैसा होता है ये करके, ठीक है, तो फिर बड़ा रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो पहली बार एंटीबॉडी बनाने के लिए हमने मरे हुए फॉर्म में, एटीन्यूटेड फॉर्म में, अधमरे फॉर्म में आपकी बॉडी में डाल दिया, ताकि आपकी बॉडी उससे एक प्रैक्टिस कर ले, और प्रैक्टिस करने के बाद जब ओरिजिनल फॉर्म में आएगा, जब वो, क्योंकि यार देखो हमें पता है हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्स स्लो है, धीरे धीरे काम करता है, तो पहली बार में अधमरे को डाल दो। हमें करना क्या होता है, हमें सिर्फ यही तो पहचानना है कि उसकी सेल वॉल कैसी है, उसकी वॉल कैसी है, पहचान लिए तो मार देंगे उसको। तो ये चीज वैक्सीनेशन के साथ होती है। अगर अपन पैसिव की बात करें कि यार बना बनाया कहां कहां से मिलता है, तो ये भी दो तरीका है, पैसिव इम्यूनिटी का दो तरीका है, ये भी एक दो टाइप का होता है, एक का नाम होता है नेचुरल और एक का होता है हमारे पास में आर्टिफिशियल। अब इन दो की क्या एग्जांपल है, बस वैक्सीनेशन का एग्जांपल आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का पार्ट बन जाता है। अगर मैं बात करूं नेचुरल की बात करूं पैसिव इम्यूनिटी का, तो अभी को आपको मैंने बताया बॉस कि IgG एंटीबॉडी है और IgA एंटीबॉडी है, ठीक है, ये थ्रू जाती है प्लासेंटा,
ये प्लासेंटा के थ्रू बच्चों में गई तो क्या कुछ लिया उसने? नहीं, अपने आप बनाया। और इसने थ्रू किसके गया है भाई? ये गया है बच्चा कोलोस्ट्रम के थ्रू गया है। तो ये दोनों प्लासेंटा एंड कोलोस्ट्रम दोनों IgA और IgG नेचुरल एंटीबॉडीज बना के दे दिया है, बच्चे को दे दिया है। ये नेचुरल है, अपने आप गया है, ये पैसिव है, बना बनाया मिल गया। सेकेंड पॉइंट आता है बच्चे आर्टिफिशियल की बात करते हैं कि हम आर्टिफिशियल में क्या बात करेंगे। सो आर्टिफिशियल में हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं कि कौन सा इम्यूनिटी होगा। जैसे आपने सुना होगा कि भाई टिटनस का जो एंटीटोड होता है, ठीक है, एंटीटोड। अब एंटीटोड होता है, जैसे हमने एंटीवेनम पढ़ा हुआ है। एंटीवेनम जैसे आपने सुना होगा ना कि सांप के जहर को जहर ही काटता है, वो एंटीवेनम एंटीटोड क्या होता है ये? तो ये यार बनी बनाई हुई एंटीबॉडीज है। जैसे सांप के लिए जब जैसे किसी को अगर आपने किसी स्नैक ने कट कर दिया, उसका वेनम अगर उसकी बॉडी पे रिएक्ट कर रहा है तो उससे कैसे बचते हैं आपको पता है? कैसे बचाया जाता है? इसके लिए असल में हम यूज़ करते हैं हॉर्स का। यार हॉर्स पे कभी भी सांप के जहर का असर नहीं पड़ता। लोगों ने पूछा क्यों नहीं पड़ता? तो पता ये चला यार कि हॉर्स की बॉडी पे जो है ना कुछ ऐसी इम्यूनिटी है कि वो सांप के जहर को डिस्ट्रॉय कर देती है, नहीं असर ही नहीं कर पाता। अच्छा क्या बात है? तो हम बोले चलो देखते हैं। तो हमने हॉर्स की बॉडी में जानबूझ के सांप का जहर डाला। सांप का जहर डाला तो हॉर्स की बॉडी में नहीं असर पड़ता क्योंकि उसके पास एंटीबॉडीज हैं। सांप की बॉडी के ब्लड को देखा, ब्लड के सीरम निकाला, सीरम से एंटीबॉडीज निकाला और बोला अच्छा तुम इसी एंटीबॉडी से मारते हो ना, निकालो इस एंटीबॉडी को बाहर। एंटीबॉडी को बाहर निकाला और हमने अपने लिए एंटीटोड बना लिया। क्या समझ में आया? मतलब ये वैसी बात हो गई यार कि जैसे मान लो कि कोई एक कुत्ता है जो सबको काट रहा है पर किसी एक इंसान को नहीं काट रहा है, तो पता किया कि यार तुमको क्यों नहीं काटता? तो बोले मेरे पास एक डंडा है। बोला अच्छा दिखाओ डंडे को, हम भी देखें जरा। हम भी डंडे को लेकर आ गए और डंडे को रख लिया, अब हमको भी कुत्ता नहीं काट रहा है। वैसे ही यहाँ पर भी होता है कि अगर तुम्हें सांप के जहर से बचना है तो वो कौन बच रहा था? हॉर्स बच रहे थे। हॉर्स क्यों बच रहे थे? उनके पास एक स्पेशल टाइप का एंटीबॉडीज कैपेसिटी थी। उसी एंटीबॉडीज को वहां से निकाला और हमने अपनी बॉडी के लिए यूज कर लिया। इसे एंटीटोड कहते हैं, एंटीवेनम कहते हैं। इस केस में आपको एंटीबॉडी बनी बनाई मिली है, लेकिन आर्टिफिशियल तरीके से मिली है बनी बनाई। तो ये बात याद रखना, एक आर्टिफिशियल इम्यूनिटी हो गई। तो ये फ्लो चार्ट पढ़ना आपके लिए बहुत आसान, बहुत मजेदार हो सकता है अगर आप ऐसे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो। इसी में एक एग्जाम्पल जो आप टिटेनस में लगाते हैं वो भी वही है कि टिटेनस का जो इंजेक्शन आप लगाते हैं वो 6 महीने तक ही क्यों काम करता है? क्योंकि भाई आपने एंटीबॉडी लगाई है और वो एंटीबॉडी 6 महीने तक ही आपकी बॉडी में एक्टिव रहेगा। 6 महीने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो चलिए इम्यूनिटी के दो जैसे मान लेते हैं यार इम्यूनिटी की क्या बात होती है। होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजन विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग एट डेड माइक्रोब्स एंड अदर प्रोटीन्स। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस द होस्ट बाय दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। तो मतलब यार कोई भी इम्यूनिटी एंटीबॉडीज एंटीजन हमारी बॉडी में आया, या तो वो डेड फॉर्म में है, या तो लाइव फॉर्म में है, या तो प्रोटीन्स है, या तो एंटीबॉडी का प्रोडक्ट है, या तो DNA है, कुछ भी है, आपकी बॉडी में गया तो आप एक्टिव इम्यूनिटी बानेंगे। एक्टिव इम्यूनिटी जो होता है थोड़ा सा स्लो होता है, टाइम लेता है रिस्पॉन्स करने में, इसलिए जो है भाई यहां पर धीरे 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 काम करता है। जब हमारी बॉडी में ये देखते हैं कि ये नेचुरल इन्फेक्शन इंड्यूस ड्यूरिंग एक्टिव इम्यूनिटी, हम एक्टिव इम्यूनिटी अपन देखते हैं तो धीरे धीरे ये हमारी बॉडी में पहली बार काम करता है, सेकेंड टाइम के लिए इसके पास अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है। बॉडी में जब रेडीमेड इम्यूनिटी मिले, डायरेक्टली मिले, अब अगर फॉरेन एजेंट से बाहर से कोई से मिलता है तो हम उसे पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं और ये डायरेक्टली काम करता है। जैसे मैं आपको पता है कि इन्फेंट्स में कोलेस्ट्रम दिया जाता है, मदर मिल्क में कोलेस्ट्रम होता है, वो बनी बनाई एंटीबॉडीज है और उसमें IgA नाम का एक एंटीबॉडी होता है जो माँ ने बना बनाया बच्चों को दिया है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के थ्रू प्लासेंटा से भी प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लासेंटा के थ्रू भी एक एंटीबॉडी गई है IgG, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये भी पैसिव इम्यूनिटी है। बाकी मैंने फ्लो चार्ट आपको अपना समझा ही दिया है, आप उन सब चीज़ों को एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। आप इन चीज़ों को समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा वैक्सीनेशन को डिटेल में बात करेंगे, एलर्जी को डिटेल में बात करेंगे, फिर ये टॉपिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। ये सारी चीज़ हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू सो मच गाइज, होप सो वीडियो पसंद आई होगी और आपको NCERT हाईलाइट के साथ साथ ये पॉइंट भी क्लियर हो गए होंगे। कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दें एंड लाइक कर दें। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लव यू ऑल गाइज, बाय बाय।